हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 37वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लावण्य ने लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए अरविंद की ओर देखा और कहा, ये है सच्चाई और आपको इस पर यकीन करना ही होगा। फिर उसने ऑफिसर से कहा, मैं अपनी बेगुनाही के सबूत दे चुकी हूँ और अब मैं मिस अवीरा कपूर के खिलाफ केस दर्ज करना चाहूँगी। अब वो मेंटल पेशेंट है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर अवीरा ने यहाँ आकर मेरा वक्त बर्बाद किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे फंसाने की कोशिश की, इसलिए केस तो बनता है। अवीरा ने अरविंद की ओर देखा और कहा, लावण्य पर भरोसा मत कीजिए डैड। उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, उसने मुझे प्रोवोक किया। अरविंद ने गुस्से से कहा, एकदम चुप। अगर एक और शब्द निकला तुम्हारे मुंह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवीरा तुरंत चुप हो गई क्योंकि उसने पहली बार अरविंद को इतने गुस्से में देखा था और अरविंद का गुस्सा मतलब कुछ बुरा होना। अरविंद ने लावण्य की ओर देखा और पूछा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अवीरा ने बेफिक्री के साथ कहा, इसमें लावण्य ने बेफिक्री के साथ कहा, इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? अवीरा ने बेफिक्री के साथ कहा, इसमें बात करने वाली कौन सी बात है डैड? कुछ पैसे इनके मुंह पर फेंकिए और किसी भिखारी की तरह दफा कर दीजिए। अवीरा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसे एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो जमीन पर जा गिरी। ये थप्पड़ किसी और नहीं बल्कि अरविंद ने अवीरा को मारा था। ये पहली बार था जब अरविंद ने अवीरा पर हाथ उठाया था। अरविंद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, इतनी घटिया बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लावण्य मेरी बेटी है और इस हिसाब से वो तुम्हारी बहन हुई, कोई भिखारी नहीं। ये सुनकर अवीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हुआ? अरविंद को सच्चाई कैसे पता लगी? क्या उसने वो लेटर्स फाड़ कर नहीं फेंका था? इधर पुलिस ऑफिसर्स हैरान थे। मिस्टर अरविंद कपूर, द फेमस पियोनिस्ट की एक और बेटी थी, एक नाजायज बेटी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये बात हर किसी के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। लावण्य की सेक्रेटरी भी हैरानी के साथ उसे देख रही थी। लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, प्लीज़ बोलने से पहले 10 बार सोच लिया कीजिए। आपकी बातों से लोगों को गलत अंदाजा लग सकता है। मेरा नाम लावण्य शेखावत है। मेरे पापा का नाम राजेश शेखावत और माँ का नाम स्मृति शेखावत। मैं इन दोनों की बेटी हूँ और आपसे दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अगली बार से मुझे अपनी बेटी का टैग मत दीजिएगा। लावण्य के शब्द सुनकर अरविंद कांप उठे। वो नहीं जानते थे कि लावण्य के दिल में उनके लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि वो उन्हें अपना पिता मानने से भी इनकार कर रही है। अरविंद इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और लावण्य को दिखाया। पन्ने के आखिरी पैराग्राफ में लिखा था, डीएनए मैच्ड। अरविंद कपूर और लावण्य शेखावत पिता और बेटी साबित होते हैं। अरविंद ने डीएनए रिपोर्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, अब क्या कहोगी तुम? क्या अभी भी तुम यही कहोगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? अभी भी तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगी? लावणी ने अरविंद के हाथ से वो पेपर लेते हुए कहा, अब समझ आया कि कई साल पहले माँ ने आपको क्यों छोड़ दिया था और उन्हें अपने परिवार से दूर होने का इतना अफसोस क्यों था। हाँ, आप मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको कभी पापा नहीं कहूँगी क्योंकि आप इस लायक हैं ही नहीं। हमारा रिश्ता बस इस पेपर तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने आगे कहा, मैं आपको हमेशा ही अवीरा के पापा वाली पहचान से जानूंगी क्योंकि अवीरा के पापा एक घटिया इंसान है। आपने अवीरा का दर्द तो देखा, पर क्या आपने कभी मेरे बारे में भी सोचा? मेरे और शिवांश के रिश्ते पर कभी ध्यान दिया आपने? क्या आपको कभी अपनी और अपनी बेटी की हरकतों का कुछ अफसोस हुआ? नहीं ना? इसलिए प्लीज़ मुझे चैन से जीने दीजिए और मेरी मरी हुई माँ को याद करना बंद कीजिए। उनके पास मेरे पापा हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डीएनए पेपर छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। वो हमेशा ही अरविंद के बिना पड़ी बढ़ी। राजेश की मौजूदगी काफ़ी थी लावण्य की जिंदगी में। उन्होंने लावण्य को एक अच्छा बचपन दिया, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की, हर चीज़ में उसे सपोर्ट दिया और उसे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया। अभी तक राजेश के प्यार की छाँव तले लावण्य की ज़िंदगी बीती थी और आगे वो उनकी यादों में अपनी ज़िंदगी बिताने वाली थी। लावण्य को ना तब अरविंद की जरूरत थी और ना ही अब।
अरविंद हैरानी और दुख भरे एक्सप्रेशन के साथ लावण्य को देख रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखों में नफरत थी। अरविंद को उम्मीद थी कि सच्चाई पता लगने के बाद लावण्य आज नहीं तो कल उन्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी और फिर वो और अवीरा एक साथ प्यार से रहेंगी। पर आज जो हुआ उसके बाद तो ये नामुमकिन सा लग रहा था। लावण्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं फिर कहती हूँ मिस्टर कपूर, मेरा नाम लावण्य शेखावत है। बस यही पहचान है मेरी। अब आप प्लीज़ अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा पाए। मैं जल्दी ही केस दर्ज करूँगी। तब तक आप अपनी प्यारी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें तो बढ़िया रहेगा, वरना जेल तो वो जाएगी ही। अचानक लावण्य का सिर भारी होने लगा। एक ही बारी में उसे काफ़ी सारी मौसस महसूस हो रहे थे और चक्कर आ रहे थे। थोड़े ही समय में लावण्य ने इतना कुछ झेला झेला था और अपनी इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखा था कि अब वो कुछ सह नहीं पाई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ दिन बीत गए थे और लावण्य हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो कोमा में थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो जागना ही नहीं चाहती थी। निधि ने डॉक्टर से पूछा, क्या आप हार मान चुके हैं डॉक्टर? क्या दुनिया की कोई दवा मेरी बेटी को होश में नहीं ला सकती? डॉक्टर ने कहा, ऐसी बात नहीं है मिसेस शेखावत, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, मगर वो आंखें नहीं खोलना चाहती। ऐसा लगता है जैसे वो हार मान चुकी है और हमेशा इसी तरह सोना चाहती है। निधि अब अपने आंसू नहीं रोक पाई और जोर जोर से रोने लगी। रिति को भी रोना आ रहा था मगर वो रो नहीं सकती थी। निधि के लिए उसे तो स्ट्रांग रहना ही था। उसने निधि से कहा, लावण्य इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती आंटी, उसे थोड़ा समय दीजिए, लावण्य अपनी आंखें जरूर खोलेगी। दीदी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, उम्मीद तो यही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो गीले कपड़े से लावण्य के हाथ पोंछने लगी। ये देखकर रिति की आंखें भर आई क्योंकि निधि इस बात से अनजान थी कि लावण्य का फेमस पियानिस्ट बनने का सपना टूटकर बिखर चुका है। रिति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और कमरे से बाहर आ गई। उसने जो आंसू अभी तक रोके हुए थे वो अब बहने लगे। परीक्षित अभी अभी वहां आया था। उसने जब रिति को रोते हुए देखा तो कहा, प्लीज रोना बंद करो रिति, अगर तुम ही रोने लगी तो लावण्य और उसकी मॉम का क्या होगा? रिति ने कहा, मुझे डर लग रहा है परीक्षित, लावण्य मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह, अगर उसे कुछ हो गया तो? परीक्षित ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, लावण्य हार मानने वालों में से नहीं है, और फिर तुम जैसे बेस्ट फ्रेंड को अकेला छोड़कर वो कहाँ जा सकती है? रिति ने हाँ में सिर हिलाया और परीक्षित के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। परीक्षित ने रिति को नहीं बताया कि उसने कुछ ही देर पहले गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में नक्श और आहाना को एक साथ देखा। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार है। नक्श के कारण रिति ने बहुत आंसू बहाए थे, इसलिए परीक्षित की इच्छा थी कि वो नक्श को अच्छा सबक सिखाए, मगर नक्श ने रिति को धोखा नहीं दिया होता तो शायद परीक्षित को रिति के करीब जाने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परीक्षित रिति के साथ लावण्य के रूम में गया। उसने निधि को भी कंफर्ट देने की पूरी कोशिश की, मगर निधि ने थोड़ा वर्ड महसूस कर रही थी क्योंकि प्रखर परीक्षित का कजन था और लावण्य और प्रखर का ब्रेकअप सही ढंग से नहीं हुआ था। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे, तभी किसी ने कहा, नमस्ते मिसेस शेखावत। निधि रिति और परीक्षित के दरवाजे की ओर देखा तो अरविंद वहां हाथ जोड़े खड़े थे। बगल में अमिता थी, मगर वो काफी परेशान लग रही थी क्योंकि उनकी प्यारी बेटी अवीरा अब जेल जा चुकी थी। अरविंद को देखकर निधि ने सर्द लहजे में पूछा, आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई मिसेस कपूर? आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी लावण्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और आपकी वाइफ लावण्य की इस हालत से संतुष्ट नहीं है और अब उसे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने आए हैं? निधि ने लावण्य की ओर देखा जो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। निधि ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया और फिर गुस्से से अरविंद को देखा। उन्होंने कहा, डॉक्टर का कहना है कि मेरी बेटी अब उठना नहीं चाहती है, उसकी आंखें खोलने की इच्छा नहीं है। क्या अब आप संतुष्ट हैं? इससे ज़्यादा अब क्या ही नुकसान करेंगे आप? अरविंद ने कहा, अवीरा ने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं लावण्य के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करवाऊंगा, उसे होश जरूर आएगा। रिति ने कहा, बेस्ट डॉक्टर अरेंज करवाने से ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि आप लावण्य की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। दोबारा लावण्य के सामने आने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे भी सच्चाई ये है कि आप एक क्रिमिनल के डैड हैं, इसलिए आपका इस तरह पब्लिक में आना आपको शोभा नहीं देता। अमिता ने चढ़ते हुए कहा, मेरी बेटी कोई क्रिमिनल नहीं है, उसका बस मूड अच्छा नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया।
छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेला बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। परीक्षित ने पूछा, अगर लावण्य के पास सबूत नहीं होते और आपकी बेटी के कहने पर उसे जेल भेज दिया जाता, क्या तब भी आप यही कहती? अमिता ने कहा, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना। उल्टा मेरी अवीरा जेल चली गई। रिति ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि आपकी अवीरा इसी लायक है। आप चाहे जो कहें, मगर सच यही है कि अवीरा ने लावण्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्राइम किया और सी इज अ ब्लडी क्रिमिनल। अभी तो बस जेल गई है, पर अब आप लावण्य को होश आने दीजिए, क्योंकि इसके बाद उसकी सजा और बढ़ने वाली है। अमिता ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बेटी को नापसंद करते हो। लावण्य अवीरा से शिवांश के कारण नफरत करती है, मगर शिवांश ने उसे छोड़कर हर बार अवीरा को चुना, तो क्या ये अवीरा की गलती है? क्या अवीरा ने शिवांश के साथ जबरदस्ती की? नहीं ना, शिवांश ने अवीरा को इसलिए चुना क्योंकि उसकी नज़रों में लावण्य की कोई कीमत नहीं है। अब इस बात की फ्रस्ट्रेशन मेरी बेटी पर मत निकालो। वैसे भी लावण्य ने कुछ खोया नहीं है, तो फिर ये हॉस्पिटल का ड्रामा क्यों? शिवांश की अटेंशन पाने के लिए? अरविंद ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अमिता, एक तो अरविंद यहाँ सब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी वाइफ सब बिगाड़ने पर तुली हुई थी। अरविंद की एक आवाज़ पर अमिता तुरंत चुप हो गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अरविंद ने दीदी से कहा, लावण्य मेरी बेटी है और अब मेरे घर में सब उसके बारे में जान चुके हैं। माँ तो लावण्य से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। प्लीज़ लावण्य को समझाइए कि वो अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट करे। मैं उसे अबॉर्ड ले जाऊंगा और उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, ताकि एक दिन वो मुझसे भी आगे जाए। अरविंद को मालूम था कि लावण्य काफ़ी टैलेंटेड है। अगर वो उसके साथ थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो लावण्य उससे भी ज़्यादा फेमस हो सकती है और इसके बाद अरविंद को काफ़ी फेम मिलेगा। निधि को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो लावण्य के सपने पूरे होते हुए भी देखना चाहती थी और उसे खुद से दूर जाते भी नहीं देखना चाहती थी। तभी रीति ने कहा, गेट लॉस्ट मिस्टर कपूर, लावण्य को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने ये कहा ही था कि तभी शिवास वहाँ पहुँच गया। उसे लावण्य के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर मिली थी, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने पहुंच गया। शिवांश को देखते ही अमिता ने कहा, शिवांश देखो इन लोगों को, ये हमसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। लावण्य भी इन्हीं सबके बीच बड़ी हुई है ना, इसलिए उसमें भी मैनर्स की बहुत कमी है। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि लावण्य ने अवीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? अमिता पूरी कोशिश कर रही थी शिवांश और लावण्य के बीच गलतफहमियां पैदा हो और फिर शिवांश हमेशा हमेशा के लिए अवीरा का हो जाए। मगर शिवास पहले ही सब कुछ सुन चुका था। उसे अवीरा की हरकतों का भी पता लगा था कि किस तरह उसने लावण्य को फंसाने की कोशिश की, मगर खुद ही फंस गई। और इतना सब होने के बावजूद भी अमिता अपनी बेटी को डिफेंड कर रही थी और लावण्य को गलत बता रही थी। शिवास अमिता के असली इरादे जानता था, इसलिए उसने अमिता का हाथ अपने बाजू से हटाया और रिति के पास जाकर खड़ा हो गया। रिति ने कहा, बहुत सही समझ पर आए हो तुम शिवास। आई थिंक ये सही समय है सच्चाई का खुलासा करने का। परीक्षित ने कहा, नहीं रीति, तुम कुछ नहीं कहोगी। रीति ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे कहना होगा, सच्चाई का पता हर किसी को चलना चाहिए, वरना मिस्टर कपूर तो लावण्य को अपने साथ ले जाना ही चाहते हैं। तो देखना चाहती हूँ मैं कि सच बाहर आने के बाद मिस्टर कपूर का रिएक्शन क्या होगा। रीति एक्सीडेंट वाले दिन की सारी बात और उस एक्सीडेंट का नतीजा सबको बताने वाली थी। रीति की बातों से शिवांश थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो और कब की बात कर रही हो? रीति ने जवाब दिया, तुम्हारे बर्थडे यानी लावण्य की जिंदगी के सबसे बुरे दिन की बात कर रही हूँ मैं। इस बात से शिवांश थोड़ा चिढ़ गया, मगर रीति से बहस करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। उसने कहा, जो भी कह रहा है जल्दी कहो, यूं पहेलियां मत बुझाओ। रीति ने उसे इग्नोर किया और अरविंद से कहा, उस रात लावण्य शिवास के अपार्टमेंट में बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, ताकि शिवास का बर्थडे साथ में मनाया जा सके। और शायद आपकी बेटी को इसका आइडिया था, इसलिए उसने हॉस्पिटल में तमाशा किया और शिवास को अपने पास बुलाया। अब शिवास जी इतने महान हैं कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल आते ही तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल की और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिर वहां थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ, जिसके बाद लावण्य ने ब्रेकअप अनाउंस किया और वहां से चली गई। मगर रात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। रीति ने शिवांश को देखा, थोड़ा दर्द और अफसोस भरी आवाज़ में कहा, काश उस रात एक बार के लिए भी तुम अवीरा की बजाय लावण्य को चुन लेते। अवीरा का ड्रामेटिक नेचर तो तुम जानते ही थे, मगर फिर भी तुमने लावण्य के पीछे जाने की बजाय अवीरा का साथ चुना। काश तुम ऐसा नहीं करते तो ना सिर्फ अवीरा राजेश अंकल से आखिरी बार मिल पाती, बल्कि उसका फेमस पियानिस्ट बनने का सपना अभी जिंदा रहता। अरविंद ने पूछा, क्या 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 कहना चाहती हो तुम?
रीति ने जवाब दिया। उस रात लावण्य को इतनी सारी चोट आई कि उसके हाथ और पाँव की नसों पर गहरा असर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब लावण्य कभी भी खुद से ड्राइव नहीं कर सकेगी और दोबारा पहले की तरह फ्लुएंसी के साथ पियानो प्ले नहीं कर सकती। ये आपके लालच की कीमत है मिस्टर कपूर, जिसकी कीमत लावण्य को चुकानी पड़ी। आपने अगर अपनी बेटी को समय रहते उसका पागलपन करने से रोका होता तो शायद आज बात कुछ और ही होती और लावण्य इस बेड पर नहीं पड़ी होती। पर कोई बात नहीं, लावण्य को तो होश आएगा, मगर आप अपनी सजा भुगतेंगे और अभी भी भुगत रहे हैं। बेटी जेल में है ना आपकी। रीति की बात सुनकर सबके होश उड़ गए, सिवाय परीक्षित के। अरविंद को तो मानो झटका ही लग गया था। अब लावण्य पहले की तरह पियानो नहीं प्ले कर पाएगी। लावण्य का स्टाइल अरविंद के ही जैसा था और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। लावण्य के पास ये टैलेंट था, मगर अब ये किसी काम का नहीं था। अरविंद ने सोचा था कि वो लावण्य को अपनी स्टूडेंट बनाएंगे और उसे बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, मगर सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। क्या यही वजह थी कि लावण्य उन्हें नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि वो उन्हें दोषी मानती थी। रीति ने पूछा, आपके सेल्फिश इरादों के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। अब बताइए आप क्या करेंगे। आप कॉम्पेंसेट करना चाहते थे ना, तो बताइए कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप। अरविंद बुरी तरह कांपने लगे। उनसे तो कुछ बोला ही नहीं गया। वही शिवांश था जो गुस्से से भर उठा था। उसे अरविंद पर गुस्सा आ रहा था, अमीरा पर गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा तो खुद पर आ रहा था, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वो बार बार अमीरा के पास जा रहा था और उसने लावण्य की कभी कोई बात नहीं सुनी। शिवांश कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल आया था और यहाँ आते ही सबसे पहले उसे अमिता के हर्ष वर्ड्स सुनने को मिले। उसकी बकवास सुनकर शिवांश को बहुत गुस्सा आया था, मगर अब जो वो महसूस कर रहा था उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शिवास एक साथ काफ़ी कुछ फील कर रहा था। वो कुछ दिन को याद कर रहा था। वो उस दिन को याद कर रहा था जब उसने लावण्य से पूछा था कि क्या वो अभी भी विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, मगर लावण्य ने साफ ना कह दिया था। तब शिवास को लगा था कि उसके धोखे से और अपने पापा की डेथ के कारण लावण्य हिम्मत खो चुकी है, जबकि सच तो ये था कि लावण्य ने अपने सपनों को पूरा करने की कोई हिम्मत नहीं खोई थी, बल्कि उसके सारे सपने टूट कर बिखर चुके थे। शिवांश की कपकपाती हुई आवाज़ में शिवांश ने कहा, मुझे लावण्य से मिलना है। रीति ने गुस्से से कहा, तुमसे मिलना लावण्य को पसंद नहीं आएगा। जो कुछ भी अभी तक हुआ उसकी बदौलत लावण्य आंखें खोलने से इनकार कर चुकी है, और अगर लावण्य को होश भी आएगा तो तुम वो आखिरी इंसान हो जिसे लावण्य कभी देखना चाहेगी। ये बात शिवांश को काफ़ी चुभ गई। क्या उसने लावण्य को इतना हर्ट कर दिया था कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। रीति के ये कहने के बाद शिवास लावण्य के सामने जाने की हिम्मत खो चुका था। वो दरवाजे पर से ही वापस मुड़ गया और दोबारा अंदर जाने की डिमांड नहीं की। बस वहीं पर से लावण्य को देख लिया जो बेजान से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो वापस जाने ही वाला था, मगर फिर उसने कहा, मुझे लावण्य के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करने होंगे ताकि वो जल्दी होश में आ सके। रीति ने सर्द लहजे में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और लावण्य को होश आने पर पता चला कि यहाँ भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। शिवांश ने लगभग भीख मांगते हुए कहा, प्लीज़ ना मत कहो, प्लीज़ ना मत कहो। मैं लावण्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता हूँ। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। लावण्य को होश में आना ही होगा। लेट मी हेल्प हर। रीति फिर कुछ कहना चाहती थी, मगर परीक्षित ने उसे रोकते हुए कहा, लावण्य की हालत देखो रीति, इस वक्त उसका होश में आना जरूरी है। प्लीज कुछ देर के लिए अपनी नाराजगी साइड में रख दो और ध्यान से लावण्य की सिचुएशन के बारे में सोचो। परीक्षित ने कहा, प्लीज रीति के बिहेवियर को लेकर बुरा मत मानो। वो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की हालत के कारण स्ट्रेस्ड है। मैं रीति की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम बस लावण्य को होश में लाने के लिए जो कर सकते हो वो करो। इस वक्त शिवांश से था जो अपने इन्फ्लुएंस से दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को वहां बुलवा सकता था, इसलिए ही परीक्षित ने माफी मांगी थी, वरना उसके बस में तो होता तो वो कब का ऐसा कर चुका होता। शिवांश ने अपना फोन पॉकेट से बाहर निकाला और लावण्य को देखा। शिवांश का मन हो रहा था कि एक बार फिर लावण्य उसकी बाहों में हो। वो लावण्य को बताना चाहता था कि एक मौका दिया जाए तो इस बार वो लावण्य का दिल नहीं दुखाएगा, बल्कि उसकी सारी इच्छा पूरी करेगा, सभी बातें मानेगा और उससे प्यार भी करेगा। पर अफसोस की बात यह थी कि लावण्य अभी होश में नहीं थी। बिना किसी देरी के शिवांश ने मेडिकल
मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाया और वो अपने काम पर लग गए। मगर लावण्य आंखें खोलने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो उठना ही नहीं चाहती थी और इसी तरह सोए रहना चाहती थी। मगर डॉक्टर्स हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लावण्य को होश में लाने की पूरी कोशिश की। फाइनली कई दिनों के इंतजार के बाद एक रात लावण्य ने आंखें खोल ही दी। निधि ने चैन की सांस लेते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। अच्छा हुआ कि शिवांश ने तुम्हारे लिए इस फील्ड के स्पेशलिस्ट को बुलाया था और तुम्हें जल्दी होश आ गया। लावण्य ने पूछा। शिवांश ने निधि ने लावण्य को पूरी बात बताई और लावण्य ने अफसोस वाली आह भरी क्योंकि शिवांश अभी भी उसकी जिंदगी में मौजूद था। शिवांश अभी डॉक्टर के साथ लावण्य की रिपोर्ट्स डिस्कस करने आया ही था, तभी उसे लावण्य की आवाज़ सुनाई दी और उसकी दिल तेजी से धड़क उठा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई सालों की तपस्या के बाद उसे कोई वरदान मिल गया था। शिवांश ने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। वो जल्दी से लावण्य के कमरे के अंदर आ गया। वहां उसने देखा कि लावण्य निधि के साथ बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी, मगर वो मुस्कुराने में भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। ऊपर से लावण्य ने काफ़ी वेट लॉस कर लिया था। लावण्य को देखकर शिवांश की आंखें भर आई। वहीं लावण्य टेंशन से भर उठी। उसने जब शिवांश को देखा तो वो उससे दूर जाना चाहती थी, मगर इस हालत में ये पॉसिबल नहीं था। शिवांश ने पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो? निधि ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। निधि के हिसाब से शिवांश और लावण्य की आपस में बातचीत बहुत ज़रूरी थी ताकि वो अपनी अपनी इंटेंशन क्लियर कर सके, इसलिए निधि उन्हें प्राइवेसी देना चाहती थी। लावण्य ने निधि का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कहीं मत जाओ माँ, मुझे भूख लग रही है। आई वॉट सम सूप। निधि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सूप लेकर आती हूँ, तुम तब तक आराम से बैठो। ये कहकर निधि चली गई। शिवांश अब धीरे धीरे चलकर लावण्य के करीब आ गया और एक स्टूल पर बैठ गया। वो लावण्य को हक करना चाहता था, मगर लावण्य इसे गलत ना समझे, इसलिए शिवांश ने खुद को रोक लिया। उसने पूछा, आप कैसा महसूस कर रही हो तुम? लावण्य ने जवाब दिया, मच बेटर। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए आपका धन्यवाद मिस्टर रावत, पर इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। मैं ये ट्रीटमेंट यही रुकवाना चाहती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लावण्य की बातों से शिवांश काफ़ी हर्ट फील कर रहा था। लावण्य तो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, जबकि शिवांश उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पलकें झपकाए गा तो लावण्य कहीं गुम हो जाएगी। उससे कुछ बोला ही नहीं गया, इसलिए वो लावण्य को अकेला छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर चला गया, मगर वो वहां से कहीं नहीं गया। शिवांश अपनी कार में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, काश अवीरा के बजाय मैं पहले लावण्य से मिल चुका होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। शायद लावण्य और मैं अभी तक शादी कर चुकी होती। ये ब्रेकअप्स नहीं होते, अवीरा का ड्रामा नहीं होता। मुझे लावण्य को पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी होती और इतने रिजेक्शन नहीं झेलने पड़ते। काश हमने प्यार में धोखे नहीं खाए होते। काश मैं समय रहते अपनी फीलिंग्स को समझ पाता। काश मैं अवीरा के पास नहीं जाता। अपनी हर एक हरकत का शिवांश को अफसोस था। वो लावण्य की केयर करता था क्योंकि कई बार लावण्य के बिना बोले शिवांश ने उसकी मदद की थी, मगर उसने ऐसा क्यों किया ये शिवांश को अब महसूस हुआ। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लावण्य से प्यार करता था, बस समय रहते इस प्यार को महसूस नहीं कर पाया। शिवांश ने सोचा था कि शायद ब्रेकअप ही एक बेहतर ऑप्शन है, इसलिए उसने लावण्य को चेक देकर ब्रेकअप कर लिया, मगर उसे नहीं मालूम था कि ब्रेकअप के बाद उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तब से शिवांश कई बार लावण्य को आकाश के साथ कई मेल क्लाइंट्स के साथ बिजनेस डिस्कस करते देख चुका था और ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। शिवांश लावण्य को किसी और के साथ देखना तो दूर, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जब लावण्य किसी और को डेट करने लगेगी तो क्या होगा। पूरी रात शिवांश अपनी कार में ही सोया रहा और फिर सुबह सुबह लावण्य को अकेला पाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर जाने लगा। लावण्य ने खुद को शिवांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू शिवांश, ये क्या बदतमीजी है? लावण्य के साथ जो नर्स थी उन्होंने शिवांश का रास्ता रोकते हुए कहा, आप पेशेंट को कहीं ले नहीं जा सकते, अभी हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। शिवांश ने कहा, मैं जल्दी ही लावण्य को वापस ले आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए एंड जस्ट चिल। ये कहकर वो लावण्य को हॉस्पिटल से बाहर ले गया और उसे कार की पैसेंजर सीट में सेटल किया। लावण्य ने पूछा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम मुझे किडनैप तो नहीं करना चाहते? शिवांश ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, फिलहाल तो नहीं, पर फ्यूचर में ये काम करने की नौबत भी आ सकती है। अभी के लिए बस मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहा हूँ और कुछ देर बाद तुम्हें वापस
हॉस्पिटल ले आऊँगा, सो डोंट वरी। शिवांश के साथ बहस करना बेकार था, इसलिए लावण्य ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है शिवांश, अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें मैं वापस नहीं मिलूंगी। जिस पल मैंने तुम्हें चेक लिया था, उसी पल मैंने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। पर लगता है कि तुम आज भी वही वहीं उलझ कर रह गए हो। लावण्य ने सोचा था कि अगर वो शिवांश से चेक ले लेगी तो शिवांश उसे चैन से रहने देगा, उसका पीछा छोड़ देगा, मगर वो गलत थी। शिवांश आज भी उसकी ज़िंदगी में मौजूद था और उसके चेहरे की मुस्कान से लग नहीं रहा था कि उसका लावण्य की मौजूदगी से दूर जाने का कोई प्लान है। शिवांश ने लावण्य के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें भूलना आसान नहीं है लावण्य, और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं वाला। तुम मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी और खूबसूरत हिस्सा हो, और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। लावण्य ने शिवांश की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और कार के बाहर का नज़ारा देखने लगी। कुछ देर बाद शिवांश ने अपने अपार्टमेंट के आगे कार रोकी और लावण्य को अपनी बाहों में उठा लिया। लावण्य ने उसके सीने पर पंच करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, भगवान ने मुझे पाँव दिए हैं और वो अच्छे से काम भी करते हैं, तो आई थिंक मैं खुद से चल सकती हूँ। शिवांश ने कुछ कहने के बजाय लावण्य को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और अपने अपार्टमेंट के बाहर आ गया। अब जाकर उसने लावण्य को उसके पैरों पर खड़ा होने दिया और अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर लावण्य की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि सब कुछ बदल गया था। मतलब लावण्य तो सब कुछ पहले जैसा करके गई थी, मगर शिवांश ने यहाँ दोबारा वैसे ही चेंजेस करवा दिए थे जैसे कभी लावण्य ने किए थे। मॉर्निंग ड्यू पियानो अपनी जगह पर, वॉलपेपर, फ्लावर्स पॉट्स और बाकी का फर्नीचर्स भी। शिवांश लावण्य को गेस्ट बेडरूम में ले गया तो यहाँ ठीक वैसा ही डेकोरेशन की गई थी जैसे लावण्य ने शिवांश के बर्थडे वाले दिन करवाई हुई थी। बस फर्क इतना था कि जमीन पर एक रंगोली टाइप का डिजाइन बना हुआ था जिसे फूलों की मदद से लिखा हुआ था, विल यू मैरी मी लावण्या। इसके साथ ही उस रंगोली के बीचों बीच एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें एक सुंदर सी अंगूठी थी, पहले वाली अंगूठी से लाख गुना बेहतर। इसे देखकर लावण्य की आंखों में आंसू आ गए। शिवांश ने लावण्य को हक करते हुए कहा, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, पुरानी बातों को सब भूल जाओ और हमें हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करो। इस बार वही होगा जो तुम चाहोगी, इस बार कोई हमारे बीच नहीं आएगा और मैं वही करूँगा जो तुम मुझे करने को कहोगी। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे पैरों का ट्रीटमेंट करवाऊंगा और इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। लावण्य ने पूरे कमरे पर नजर डाली। अगर कोई और लड़की होती तो पक्का अभी तक खुशी से उछल रही होती। खुद लावण्य भी खुशी से पागल होकर शिवांश को किस कर लेती। पर अगर सिचुएशन कुछ और होती तब ऐसा होना था, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। शिवांश ने लावण्य का दिल तोड़ा था और लावण्य अब उस पर भरोसा करने की गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। क्या सोचा था शिवांश ने कि वो ये सब करेगा और लावण्य मान जाएगी, ऐसे बिहेव करेगी जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। लावण्य की खामोशी से तंग आकर शिवांश ने पूछा, कुछ तो कहो लावण्य, यूं चुप मत रहो, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। लावण्य को लगा था कि सारे आंसू उसने शिवांश के बर्थडे वाले दिन ही बहा दिए थे, क्योंकि आखिरी बार लावण्य उसी दिन रोई थी, मगर वो गलत थी। अभी उसे बहुत रोना आ रहा था। वो इसलिए इमोशनल नहीं हो रही थी कि शिवांश उसका दिल पिघलाने में कामयाब हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सब देखकर उसका दिल दुख रहा था। ये देखकर लावण्य को याद आ रहा था कि उसने किस तरह शिवांश से प्यार किया था। इस जगह की हर एक चीज़ उसे उसके सीक्रेट सेक्रीफाइस, तड़प, हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, इंटीमेट मोमेंट्स और इंतजार की याद दिलाते थे कि कैसे लावण्य हर रात शिवांश का इंतजार करती थी, कैसे वो उसकी मौजूदगी के लिए तड़पती थी और कैसे वो हैप्पी फ्यूचर के सपने देखा करती थी। पर हर बार शिवांश ने उसे छोड़कर रवीना को ही चुना। हर बार वो लावण्य को भूलकर रवीना के पास दौड़ा चला जाता था। इस रिश्ते ने आखिरी निशानी के तौर पर लावण्य को बस अफसोस ही करने को दिया। दोबारा प्यार करने का अफसोस, अपने पापा से आखिरी बार ना मिल पाने का अफसोस, सपने बिखर जाने का अफसोस और ना जाने क्या क्या। लावण्य को चुप देकर शिवांश ने अंगूठी का बॉक्स उठाया और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने लावण्य की अंगुलियों को किस करते हुए कहा, तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ मेरे लिए खास है, चाहे वो मॉर्निंग ड्यू पियानो हो या फिर ये
डेकोरेशंस। क्या तुम जानती हो कि मुझे ये पियानो वापस लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? जिस आदमी ने इसे खरीदा था उसे बनाने में पूरे 1 हफ्ते का समय लगा था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम इसे साथ में प्ले करेंगे। अगर तुम्हारे हाथ कभी ठीक नहीं हुआ ना तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे लिए पियानो प्ले कर सकता हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो। शिवांश ने काफ़ी सिंसियर साउंड करते हुए कहा, बस एक बार फिर मुझ पर भरोसा करके देखो। इस बार तुम्हें पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम साथ में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे, हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अगर तुम्हें बच्चे पसंद है तो हम अपनी एक स्वीट लिटिल फैमिली भी बनाएंगे। बस तुम हाँ कह दो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी लावण्या। दुनिया की हर एक खुशी मैं तुम्हें दूंगा। अब से वहाँ सेटल होना चाहता था, लावण्य से शादी करना चाहता था, उसके साथ बच्चे प्लान करना चाहता था और हमेशा हमेशा खुश रहना चाहता था। इसी ख्याल के साथ शिवाज ने लावण्य को उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहनानी चाहिए। ये उसकी फिटिंग की थी क्योंकि ये कस्टम बेड थी। मगर लावण्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे ये अंगूठी नहीं चाहिए थी। लावण्य को अब इस अंगूठी और शिवाज के किसी खोखले वादे की कोई जरूरत नहीं थी। लावण्य ने कहा, तुम्हारी स्पीच में काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ मैं तुम्हारी इम्प्रे स्पीच से, और मेरा हृदय परिवर्तित होते होते बचा है। तुम मुझे पहले भी कई बार धोखा दे चुके हो शिवास। तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। हर बार नए नए वादे करते हो और उन्हें तोड़ भी देते हो। इसलिए अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगी। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, दैट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस। आई वोंट नॉट लव यू एनी मोर। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ और बस तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। शिवांश ने खामोशी से लावण्य को देखा। रंग बिरंगी लाइट्स के नीचे बीमार और कमजोर होने के बावजूद भी वो बहुत सुंदर लग रही थी, मगर उसकी खाली आंखें और एक्सप्रेशनलेस चेहरा उस सुंदरता को कम कर रहा था। लावण्य ने थके हुए लहजे में कहा, तुम्हारा काम हो चुका हो तो प्लीज़ मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं बहसबाजी या लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हूँ। शिवांश ने करीब आकर प्यार से लावण्य का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और उसके गालों की सहलाया। लावण्य को समझ पाते उससे पहले ही शिवांश के होठ उसके होठों पर थे। लावण्य ने उससे दूर जाने की कोशिश की, मगर शिवांश लावण्य से दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो इस किस के जरिए लावण्य को उनके पुराने मोमेंट्स याद दिला रहा था। शिवांश ये बात मानने को तैयार नहीं था कि लावण्य उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ रही है। लावण्य को जब लगा कि शिवांश की पकड़ से छूटना मुश्किल है तो उसने शिवांश को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। गुस्से से लावण्य की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि तुम और पागल हो जाओ, जाओ जाकर डॉक्टर की मदद लो। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे तुम मेरी नज़रों में गिर जाओ। हमारा रिश्ता ना तो पहले चला और ना ही अब चलेगा, इसलिए हाथ पाँव मारना बंद कर दो, ओके? डू यू अंडरस्टैंड? शिवांश चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर निशान बन चुका था क्योंकि लावण्य ने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से थप्पड़ मारा था, मगर शिवांश पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो बस लावण्य की कही बातों को बार बार सोच रहा था। लावण्य ने गहरी सांसें ली और कहा, जब हमें कोई मास्टरलीज चीज लेनी होती है तो उसके लिए पैसे काम आते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने रखा पियानो है, मगर कभी किसी इंसान की फीलिंग्स को खरीदा नहीं जा सकता। तुम चाहे जो कर लो, मगर हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। और पैसे लगाकर अगर तुम इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहते हो तो बहुत गलत हो तुम। शिवांश चुपचाप लावण्य की बातें सुन रहा था, मगर हार मानने को तैयार नहीं था। पहली मुलाकात में ही ना जाने लावण्य ने शिवांश पर कैसा जादू कर दिया जो शिवांश उसे भूलने को तैयार नहीं था। हर बार लावण्य शिवांश से दूर जाने की कोशिश करती थी, शिवांश भी उसे भूलने की कोशिश करता था, मगर किस्मत ऐसा खेल खेलती थी जिससे वो दोनों बार बार मिल ही लेते थे। शिवांश को लगा कि ये बस एक अट्रैक्शन है और एक बार वो लावण्य की सुंदरता को चख लेगा तो शायद उसका मन भर जाएगा, मगर मन तो नहीं भरा, बल्कि शिवांश लावण्य और उसकी मौजूदगी से एडिक्टेड हो चुका था। यह अट्रैक्शन एडिक्टेड में और एडिकेशन प्यार में कब बदल गई कुछ पता ही नहीं लगा।
अब शिवांश सिर्फ लावण्य को चाहता था, उसे प्यार करता, मगर लावण्य उसे दूर भागती थी। शिवांश ने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरे पास आ जाओ और मुझे माफ कर दो? क्या तुम सचमुच मुझे एक मौका नहीं दे सकती? कहीं ना कहीं शिवांश को यकीन था कि लावण्य आज भी उसे प्यार करती है, बस ये प्यार गुस्से के नीचे दब गया है, इसलिए वो जी जान लगाकर वापस लावण्य का प्यार पाना चाहता था। लावण्य ने पूछा, क्या तुमने कभी मुझे मौका दिया, कभी सुनी मेरी बात? जब जब मैंने तुमसे किसी चीज़ स्पेशली तुम्हारे थोड़े टाइम की डिमांड की, तब तुम हमेशा बिजी रहे। तो क्या ये बताने का कष्ट करोगी कि अवीरा के एक फ़ोन कॉल के बाद तुम फ्री कैसे हो जाते थे? जब रातों को मैं तुम्हें अपने पास रहने को कहती थी, क्या तब तुम मेरी बात मानी? तुमने मेरी बात मानी? तुम वापस लौटने का वादा तो करते थे, पर क्या तुम वापस लौटे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दूंगी और फिर से वो ही जिंदगी जीना चाहूंगी? इस बात का कोई जवाब शिवांश के पास नहीं था। वो एक नया वादा लावण्य से करने वाला था। तभी लावण्य ने कहा, मुझे वापस हॉस्पिटल ले चलो। माँ मेरे लिए नाश्ता ले आई होगी। डम, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। ना चाहते हुए भी शिवांश लावण्य को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने लावण्य से कहा, मैंने तुम्हारे हाथ और पाँव की ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल टीम को बुलवाया है। वो अच्छे से तुम्हारा इलाज कर देंगे और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लावण्य ने सीट बेल्ट हटाते हुए कहा, मुझे उस ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर चली गई। शिवांश लावण्य के पीछे पीछे जाना चाहता था, मगर रिजेक्शन के डर से वो नहीं गया और फिर अपने लॉ ऑफिस की तरफ ड्राइव करने लगा। दोपहर को वो मीटिंग में बिजी था, तभी उसे एक कॉल आने लगा। ये लावण्य के डॉक्टर का कॉल था, इसलिए शिवांश ने मीटिंग को रोककर कॉल रिसीव किया। उसने पूछा, यस डॉक्टर, क्या रिपोर्ट्स है? डॉक्टर ने जवाब दिया, हम वापस लौट रहे हैं मिस्टर राणावत। मिस शेखावत ने ट्रीटमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया है, इसलिए हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। रही बात रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स ये कहती है कि मिस लावण्य की ठीक होने के चांसेस 10% से भी कम है। 10% से भी कम? ये सुनकर शिवांश को झटका सा लगा। शाम को वो दोबारा लावण्य से मिलने गया ताकि वो उसे ट्रीटमेंट के लिए मना सके, मगर लावण्य ने शिवांश से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। शिवांश के जाने के बाद ही अरविंद हॉस्पिटल पहुंच गए। यहाँ आने के उनके दो कारण थे। पहला ये कि वो लावण्य को समझा बुझा कर अपने घर ले जाना चाहते थे, और दूसरा वो लावण्य को समझाना चाहते थे कि वो अमीरा पर किया केस वापस ले ले। लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, मैं केस वापस नहीं लूंगी। अमीरा को उसकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए, वरना वो ऐसी हरकतें कल दोबारा भी करेगी। अरविंद को लावण्य से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था कि शायद लावण्य नरम दिल की है। उन्हें लगा था कि शायद गुस्सा शांत हो जाने के बाद लावण्य ठंडे दिमाग से सोचेगी और सही फैसला लेगी, मगर वो अभी भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और उसकी ये आदत अरविंद को स्मृति की याद दिला रही थी। उन्होंने कहा, अवीरा को भले ही मैंने अडॉप्ट किया है, मगर वो मेरी बेटी है और इस नाते वो तुम्हारी बहन हुई। अपनी बहन पर थोड़ा सा तरस खाओ और प्लीज़ इस बार उसे माफ़ कर दो। मैं शिवांश के पास भी गया था, मगर उसने इस मामले में दखल देने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। तुम इतनी पत्थर दिल नहीं हो जो अपनी बहन को इस तरह तड़पते देखो। लावण्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, मगर उसे गुस्सा जरूर आ रहा था। अरविंद उसके पास इसलिए आए क्योंकि शिवांश ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अगर शिवांश ये केस ले लेता तो क्या कपूर परिवार के पास इतनी हिम्मत थी कि वो कोर्ट में लावण्य का मुकाबला कर सके? और अरविंद खुद को इतनी आसानी से उसका पिता कैसे कह रहे थे? लावण्य ने सरल लहजे में कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे पापा का नाम राजेश शेखावत है मिस्टर कपूर। आप मेरे पापा नहीं हैं। प्लस मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। मेरा कोई सिबलिंग या स्टेप सिबलिंग नहीं है, इसलिए अपनी बेटी को मेरी बहन बताना बंद कीजिए। अरविंद ने इस बात को इग्नोर किया और कहा, मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी यहाँ आ रही है। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और लंदन वापस लौटने पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करवाने वाली है। फिलहाल के लिए तुम मेरी बात मानो, अभी होने वाले फैमिली गेट टुगेदर को अटेंड करो और अमीरा को माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे।
लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए अरविंद को देखा। क्या कहा अरविंद ने कि लावण्य उनकी बात माने, फैमिली गेट टुगेदर में पार्टी से वेट करे, अवीरा को माफ करके सबके साथ खुशी खुशी रहे। अरविंद की बातें लावण्य को किसी चुटकुले से कम नहीं लग रही थी। उसने कहा, आप काफी जिद्दी किस्म के इंसान हैं मिस्टर कपूर, और आपको दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपने के अलावा कुछ नहीं आता। हमेशा अपनी ही मनमानी करने वाला इंसान एक न एक दिन बहुत रोता है मिस्टर कपूर। खैर ये सब छोड़िए और कुछ और बताइए। आपके इस बिहेवियर को देखकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। अरविंद ने पूछा, कैसा सवाल? लावण्य ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि माँ आपको छोड़कर क्यों चली गई थी? ऐसा भी क्या हो गया था जो मेरी माँ को उस इंसान को छोड़ना पड़ा जिसके बच्चे की माँ वो बनने जा रही थी? आखिर क्या कारण था जो प्रेगनेंसी की हालत में माँ ने आपको छोड़कर मेरे पापा को चुना और उनसे शादी कर ली? आपका और माँ का पास्ट क्या था मिस्टर कपूर? लावण्य का ये सवाल सुनकर अरविंद का चेहरा फीका पड़ गया। पास्ट, ये शब्द ही अरविंद के पसीने छुड़ा देने के लिए काफी था। उनका पास्ट उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक गलतफहमी ने सब बर्बाद कर दिया, और इस बारे में सोचकर आज भी अरविंद का दिल और पूरा शरीर दुखने लगता था। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी लावण्य, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अभी मैं चलता हूँ, बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर अरविंद लावण्य को अकेला छोड़कर अपने दिल की तड़प कम करने श्याम के पास पहुंच गए। अरविंद अतीत के पन्नों को नहीं पलटना चाहते थे। न तो उनके अंदर इतनी हिम्मत थी और न ही वो ये चाहते थे कि उनका अतीत जानने के बाद लावण्य उनसे और नफरत करे। इसलिए वो बिना कुछ कहे ही हॉस्पिटल से चले गए, क्योंकि लावण्य ने साफ साफ कह दिया था कि वो कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। लावण्य से रिजेक्ट होने के बाद अरविंद सीधे श्याम के पास चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्याम उनकी मदद जरूर करेंगे। अरविंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अवीरा ने जब से होश संभाला तब से उसने एक कंफर्टेबल जिंदगी ही जी है। वो जेल में नहीं रह सकती। लावण्य ने अवीरा के खिलाफ केस फाइल किया है और सारे सबूत भी अवीरा के खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि अवीरा को कम से कम 1 साल तो जेल में रहना ही होगा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो श्याम, मैं अवीरा को तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज तुम शिवान से कहो कि वो अवीरा की मदद कर दे। अरविंद की बात सुनकर श्याम के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। भले ही अरविंद श्याम के बेस्ट फ्रेंड थे, मगर अब श्याम को इस दोस्ती पर अफसोस होता था। अरविंद अब वो इंसान नहीं रहे थे जैसा वो हुआ करते थे। उन्हें बस खुद से मतलब था। अगर अरविंद ने श्याम को इमोशनली ब्लैकमेल करके शिवास को अवीरा का केस ना सौंपा होता तो शायद इस समय श्याम, लावण्या और शिवांश की शादी की तैयारी कर रहे होते। पर अफसोस, लावण्या जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की उनके घर की बहू बनते बनते रह गई। आज एक बार फिर अरविंद अपने मतलब से श्याम के पास चले आए थे। उन्हें लावण्या की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, बस उनके दिमाग में अवीरा ही थी। श्याम ने कहा, देखो अरविंद, मैं शिवांश से अब और कुछ डिमांड नहीं कर सकता। पहले ही अवीरा के चक्कर में शिवांश और लावण्या के बीच काफी दिक्कतें आ चुकी है, इसलिए मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे इन दोनों के बीच और परेशानी खड़ी हो जाए। चलो, मैंने एक बार शिवांश से कह भी दिया कि वो इस सिचुएशन में तुम्हारी मदद करे, तो भी शिवांश मना ही करेगा, और कारण तुम अच्छे से जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर शिवांश अवीरा का पहले वाला केस भी छोड़ दे। श्याम की ये बात सुनकर अरविंद और परेशानी में आ गए। श्याम ने कहा, गलती अवीरा की ही है अरविंद, और इससे में शिवांश और लावण्य में से कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि अवीरा ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चढ़ाई है। उसे किसी ने नहीं कहा था कि हॉस्पिटल से उठकर लावण्य के पास जाए और उसे फ्रेम करने की कोशिश करे। अगर लावण्य के पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स ना होती तो वो जेल में होती, ना कि अवीरा। इसलिए अवीरा से तो तुम नरमी दिखाने की उम्मीद करो, और लावण्य से तो तुम नरमी दिखाने की उम्मीद करो मत, और शिवांश के बारे में तो भूल ही जाओ कि वो ऐसा कुछ करे जिससे लावण्य की नाराजगी बढ़े। अरविंद ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं अवीरा को इस तरह तकलीफ में देकर चुप भी तो नहीं बैठ सकता। यू हैव टू हेल्प मी श्याम, अवीरा की तबीयत भी ठीक नहीं है। श्याम ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो एक बार फिर सही और गलत के बीच फंस चुके थे। एक तरफ उनका दोस्त उनसे मदद मांग रहा था, और दूसरी तरफ वो अवीरा को बचाकर लावण्य के साथ नाइंसाफी भी नहीं करना चाहते थे। श्याम को पूरा यकीन था कि अवीरा जेल से बाहर आने के बाद लावण्य को चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। श्याम ने अपनी शैतानी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे अवीरा को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। मैं जानता हूँ कि यह तरीका थोड़ा अजीब है और तुम्हें शायद ये पसंद ना आए, मगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए गुस्सा मत होना। अरविंद ने पूछा, क्या मतलब? श्याम ने जवाब दिया, अपने
कनेक्शंस का इस्तेमाल करो और मेंटल हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट ले आओ जो ये क्लेम करता हो कि अवीरा मेंटली अनस्टेबल है। मेंटली चैलेंज इंसान को जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए अवीरा को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो दोबारा लावण्य को तंग ना करे। अरविंद ने चौंकते हुए पूछा, क्या? श्याम ने बड़े आराम से कहा, हाँ ये तरीका बढ़िया है। वैसे भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद हर कोई मान ही लेगा कि अवीरा एक मेंटल पेशेंट है। हाँ, उसे कड़ी निगरानी में रखा जाएगा, पर कम से कम तुम्हारी बेटी सही सलामत घर तो आ जाएगी। क्या? ये सुनकर अरविंद को ऐसा लगा जैसे उनके सामने श्याम नहीं बल्कि कोई अजनबी बैठा हुआ था। श्याम ने ये सजेशन ऐसे दिया था मानो ये कोई बहुत आसान और छोटी सी बात हो। अगर एक बार सर्टिफिकेट लग जाता अरविंद के हाथ ये सर्टिफिकेट लग जाता, इससे अवीरा के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। उसकी और शिवांश की शादी करने के सारे रास्ते बंद हो सकते थे और अवीरा का कैरियर भी चौपट हो सकता था। अरविंद ने पूछा, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अरविंद के हिसाब से लावण्य काफ़ी मैच्योर, इंटेलिजेंट, सुंदर और टैलेंटेड थी। अगर उसका और शिवांश का ब्रेकअप भी हुआ तो लावण्य को कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही सकता था जिसे वो शादी कर सकती थी, मगर अवीरा का केस अलग था। उसके लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढना मुश्किल था, इसलिए अरविंद उसे शिवास के साथ ही सेटल होते देखना चाहते थे। श्याम के इस सजेशन और एटीट्यूड ने अरविंद को ये हिंट तो दे ही दिया था कि वो अवीरा को पसंद नहीं करते, और फिर एक बार मेंटल पेशेंट का टैग अवीरा को मिल जाएगा तो श्याम उसके लिए अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। श्याम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में कहा, देखो अरविंद, मेरे पास यही सजेशन है और तुम्हें यह मानना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, खुद मैं भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यह सुझाव दे रहा हूँ। अरविंद ने पूछा, क्यों? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते? श्याम ने सोचा कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी असली विचार अरविंद के सामने रखने का फैसला किया। श्याम ने कहा, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सही गलत का फर्क किए बिना उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते जाओगे। जैसे तुम्हें अवीरा की फिक्र है, वैसे ही मुझे भी शिवांश की फिक्र है। मैं भी अपने बेटे को खुश देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की से शादी करके हमेशा खुश रहे। अरविंद ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, अच्छी लड़की? यू मीन लावण्या, राइट? ऐसा क्या खास है लावण्या में जो तुम उसे अपने घर की बहू बनाने पर तुले हुए हो? श्याम ने हैरानी से अरविंद की ओर देखा और पूछा, वो तो चलो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, पर तुम अभी ये बताओ कि क्या लावण्या तुम्हारी ही बेटी है? तुम अपनी बेटी को इतनी शिद्दत से क्यों ढूंढ रहे थे जब आज भी तुम्हें अपना सारा प्यार अमीरा पर ही लुटाना है? मैं ये नहीं कहता कि अब तुम अवीरा को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, मगर लावण्य के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? क्यों तुम हर बार अवीरा की ही खुशियों का ध्यान रखते हो, लावण्य की खुशियाँ छीन रहे हो? तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, लावण्य या अवीरा? अरविंद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर ली। अरविंद लावण्य को वापस तो पाना चाहते थे, मगर वो अवीरा को ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि अब वो उनके लिए ज़रूरी नहीं रही। वो नहीं चाहते थे कि अवीरा खुद को एक आउटसाइडर समझे। वैसे सच यही था कि अरविंद लावण्य और अवीरा में भेदभाव कर रहे थे। वो लावण्य को अपने घर इसलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी थी, मगर उसके साथ अरविंद को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अवीरा की खुशियों पर ही नजरें टिकाए बैठे थे। श्याम ने कहा, तुम्हारा जवाब मैं जानता हूँ, इसलिए अब तुम मेरा जवाब सुनो। सच ये है कि मुझे अवीरा नहीं पसंद, तब से जब से उसने लावण्य और शिवांश के बीच आने की कोशिश की। अवीरा शिवांश पर जबरदस्ती अपना प्यार थोपना चाहती है और अपनी जिद पूरी करने के लिए वो शिवांश को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही है। जो लड़की मेरे बेटे को खुशियाँ देने के बजाय उसकी खुशियाँ छीन रही हो, वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। फाइनली श्याम के सब्र का बांध टूट चुका था और अब उन्होंने अपनी दोस्ती का लिहाज ना करते हुए सब कुछ बोल ही डाला। श्याम ने कहा, मैं ही क्या, इस घर में अब हर कोई अवीरा को नापसंद करने लगा है। लावण्य शिवांश के लिए परफेक्ट है, वो अवीरा से लाख गुना बेहतर है और इस घर में हर कोई उसे प्यार करता है। मेरे हिसाब से लावण्य के अलावा कोई लड़की शिवांश की पत्नी बनने के लायक नहीं है और अवीरा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्यूचर में कभी किसी दबाव के कारण शिवांश अवीरा से शादी करने को मान भी जाए तो इस परिवार का कोई सदस्य इस रिश्ते को नहीं
नहीं मानेगा। श्याम की बातें सुनकर अरविंद का दिल टूट रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही इस बात को लेकर वो श्याम से कोई झगड़ा कर सकते थे, क्योंकि श्याम के ही कारण शिवांश अभी तक अवीरा के डाइवोर्स केस पर काम कर रहा था। अरविंद श्याम को नाराज करके अपने लिए परेशानियां खड़ी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दिए सजेशन के बारे में सोचता हूँ और फिर कुछ करता हूँ। ये कहकर अरविंद जल्दी से उठकर चले गए। श्याम ने अरविंद को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी थक चुके थे। श्याम ने काफी सोच समझकर अरविंद को वो आइडिया दिया था। उन्हें शक था कि जेल से बाहर आने के बाद अवीरा शिवांश या लावण्य के पास जाने की कोशिश करेगी, या तो शिवांश से शादी करने के लिए नई चाल चलेगी, या लावण्य पर हमला करेगी, या फिर अपनी ही जान ले लेगी। श्याम के हिसाब से ये मेंटल सर्टिफिकेट एक सुरक्षा कवच था जो शिवांश और लावण्य को सेफ रख सकता था। श्याम ने अरविंद के सामने अपनी इंटेंशन इसलिए क्लियर कर दी ताकि अरविंद अवीरा को कुछ समझाए, उन्हें उसे बताए कि वो फालतू हरकतें ना करे और लावण्य शिवांश से दूरी बनाकर रखे। कम से कम इससे शिवांश और लावण्य के बीच प्रॉब्लम्स तो नहीं बढ़ेगी। अरविंद ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि श्याम का सजेशन मानने की ज़रूरत ना हो, मगर जब कोई काम नहीं आई तो अरविंद ने पुलिस ऑफिसर्स के सामने क्लेम किया कि उनकी बेटी एक मेंटली चैलेंज्ड इंसान है और किसी तरह अरविंद अवीरा के लिए सर्टिफिकेट भी बनवा कर ले आए। एक ऑफिसर ने अवीरा से कहा, मुझे तो तुम सच में पागल लगती हो और अब सर्टिफिकेट भी आ गया है, मगर मुझे शक भी है कि तुम्हारे पूजनीय पिताश्री ने कुछ खुराफात करके ये सर्टिफिकेट बनवाया है। अब तुम जेल से बाहर जा रही हो, मगर ये मत सोचना कि तुम बच गई। ऑफिसर्स की बात सुनकर अवीरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसे पागल कह रहे थे। उसने किसी तरह खुद का गुस्सा कंट्रोल किया और पूछा, मैं बच गई से क्या मतलब है आपका? ऑफ कोर्स, ऑफिसर्स ने जवाब दिया, यही कि तुम सिर्फ कुछ समय के लिए जेल से बाहर हो। अगर ये प्रूफ होगा कि तुम पागल हो तो फिर तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा, और अगर ये रिपोर्ट सामने आई कि तुम ठीक हो तो तुम्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बस कुछ समय के लिए ही तुम अपने घर में रहोगी, और उसमें भी तुम पर नज़र रखने के लिए वहाँ काफ़ी ऑफिसर्स और डॉक्टर्स मौजूद होंगे। बस अब तुम आज़ादी की ज़िंदगी भूल ही जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे या तो तुम एक क्रिमिनल हो या फिर एक मेंटल पेशेंट। अब अबीरा के गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये सब उस लावण्य के कारण हुआ है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज उस लावण्य के कारण ही मैं इस हालत में हूँ। अबीरा पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से बीमार थी। वो अबीरा को एक सक्सेसफुल और सुंदर मॉडल थी। अवीरा जो एक सक्सेसफुल और सुंदर मॉडल थी, वो तो कहीं गुम ही हो चुकी थी। ऑफिसर ने जब अवीरा के शब्द सुने तो उन्होंने कहा, ऐसा सोचना भी मत। पहले तो तुम्हें भी शेखावत के पास जाने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ऑर्डर है कि तुम उनसे 10 फीट की दूरी पर ही मिल सकती हो। इससे ज़्यादा अगर तुमने उनके पास जाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अगर तुमने उन्हें हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें तुरंत पैंचों का टैग मिल जाएगा। तब बैठे रहना हॉस्पिटल में और टॉर्चर ट्रीटमेंट झेलना। अवीरा गुस्से से उबल रही थी। एक बार फिर लावण्य जीत चुकी थी और वो यहाँ फंसकर रह गई थी। कहाँ उसने प्लान किया था कि लावण्य को जेल भेजकर वो उसे सबकी नज़रों में गिरा देगी, और कहाँ वो खुद अपने बिछाए जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर चुकी थी। ऑफिसर्स ने अवीरा को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। अवीरा ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे इस तरह टच नहीं कर सकते। जानते हैं मैं कौन हूँ? किसी दूसरे ऑफिसर ने जवाब दिया, इस वक्त आप एक क्रिमिनल हैं और अभी आपको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि आप सचमुच पागल हैं या आपके पापा झूठ कह रहे हैं। सबूतों के बिना आपको मेंटल पेशेंट नहीं माना जा सकता, इसलिए एग्जामिनेशन जरूरी है। अवीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे शिवान से मिलना है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तभी सारिका वहां पहुंच गई। उसने एक तीखे लहजे में कहा, पर हमारे सर आपसे नहीं मिलना चाहते, इसलिए बार बार उनके लिए बुलावा भेजना बंद कीजिए। सर इस मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, और यही बताने में यहाँ आई हूँ कि बार बार सर को डिस्टर्ब मत कीजिए। हर कोई आपकी तरह फ्री नहीं होता। सारिका की बात सुनकर अवीरा हैरान परेशान सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। शिवांश ने सचमुच उससे मुंह मोड़ लिया था। क्या वो भी
क्या वो भी उसे एक क्रिमिनल समझता था या फिर मेंटल पेशेंट? क्या सचमुच लावण्य शिवांश के लिए इतनी ज़रूरी हो चुकी थी कि वो उसके लिए अवीरा की तकलीफ़ों को इग्नोर कर रहा था? इन सवालों का जवाब था हाँ। अवीरा ने गुस्से से अपने पाँव पटक लिए और कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं लावण्या, बस एक मौका मिले तो मुझे। इस बार मैं तुम्हें फंसाने की या खुद को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बस कुछ दिन जिंदगी के मजे ले लो, क्योंकि इसके बाद जल्दी ही तुम सबको टाटा बाय बाय कहने वाली हो। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।